गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप मुझे मिस कर रहे हो, मैं भी आपको मिस कर रहा हूँ। और आज हम लोग लेकर आए हैं पार्ट 3, सेक्शन 12। हमारा लास्ट टाइम रह गया था, मैंने 11 जब आपको बताया था तो मैं 12 बताना आपको भूल गया था। और एक छोटी सी लाइन है, ये कहता है कि देखो, जब किसी व्यक्ति के लीगल राइट्स का इन्फ्रिजनमेंट होता है तो उस पर्सन के पास ये पावर है कि वो कोर्ट जाकर सूट फाइल कर सकता है। बस कोर्ट में जाकर जो सूट फाइल करने का अधिकार है आपके पास, वैसे ही सेक्शन 12 ने कोर्ट को यह अधिकार दिया कि वो किसी भी पर्सन को केस फाइल करने के राइट से रिवोक कर सकता है। मीन्स उसे प्रोहिबिट कर सकता है कि आप केस फाइल नहीं कर सकते, मीन्स आपको परमिट नहीं करेगा। ठीक है। सेक्शन 15 की बात करते हैं, प्लेस ऑफ स्विंग की बात करते हैं, तो कहां पर केस फाइल करोगे? तो भाई उसी कोर्ट में केस फाइल करेंगे जिसके पास सुनने का राइट है, जिसके पास हियर करने का राइट है। कौन सी कोर्ट्स के पास हियर करने का राइट है अपन देखेंगे ना, 16, 17, 18, 19 में देखते हैं। पर आप जहां पर कोर्ट में केस फाइल करेंगे, याद रहे उस कोर्ट के पास उस केस को सुनने का, हियर करने का अधिकार होना चाहिए। और याद रखें, जिस टेरिटरी में आप केस फाइल कर रहे हैं, जिस टेरिटरी की कोर्ट में आप केस फाइल कर रहे हैं, वहां पर भी डायरेक्टली आप सबसे बड़ी कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप सबसे लोवेस्ट कोर्ट में जाएंगे। कहां जाएंगे? सबसे लोवेस्ट कोर्ट में। क्लियर है? चलिए आइए, सेक्शन 16 में आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो केसेस हैं वो कहाँ जाएंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस कहाँ पर जाएंगे? तो बोला गया इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पर सिचुएटेड है उस एरिया की कोर्ट में जाकर आप केस फाइल करो। भाई इंदौर में सिचुएटेड है तो इंदौर में केस फाइल होगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी केसेस है वो वहीं फाइल होते हैं जहां पर वो सिचुएटेड है। एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी खाली करवाना है, इंदौर में एक प्रॉपर्टी है उसे खाली करवाना है, तो केस भी कहाँ फाइल होगा? इंदौर वाली कोर्ट के पास। ठीक है। पार्टीशन का केस है, फैमिली में पार्टीशन होना है, तो बोला गया पार्टीशन वाला केस भी कहाँ फाइल होगा? जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। मॉर्गेज का केस है, पैसे नहीं दे रहा, कहां केस फाइल करोगे? जहां पर मॉर्गेज किया है, मतलब जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कंपनसेशन का केस है, कहां पर केस फाइल करोगे? ऑब्वियस सी बात है भाई, जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पर केस फाइल होगा। तो सेक्शन 16 ने केवल इतना बोला, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस है तो कहां पर केस फाइल होगा? बोला जहां सिचुएटेड है वहां पर केस फाइल होगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेक्शन 17 की, अगर मैं बात करूं तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अलग अलग कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में सिचुएटेड है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अलग अलग कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में सिचुएटेड है तो ऐसी जगह पर फिर क्या होगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी अलग अलग कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आ रही है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ मैं बताऊंगा ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ये अलग अलग मतलब अलग अलग मतलब हम सेवरल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन पकड़ लेते हैं, सेवरल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। एक एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। या तो भाई अब इंदौर में सिचुएटेड तो इंदौर वाला कोर्ट में जाना चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आप आओ देखो डिस्कस करते हैं। मान लो शर्मा जी के पास एक फार्म हाउस है, इसकी जो वैल्यू है वो है, फार्म हाउस है शिमला में, कहां पर है? इस फार्म हाउस की वैल्यू है अराउंड 50 लाख रुपीस। ठीक है ना? हाँ प्रॉपर्टी सस्ती है यार शिमला में। और वहीं पर शर्मा जी के पास एक शॉप है इंदौर में, ये बड़ी महंगी है। शॉप की कीमत अपन पकड़ लेते हैं 80 लाख रुपीस। ठीक है। इसके बाद अपन दिल्ली में एक प्रॉपर्टी है, दिल्ली में अपन ये पकड़ लेते हैं, दिल्ली में जो एक प्रॉपर्टी है, एक हाउस है, एक रेसिडेंशियल हाउस है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसकी कीमत है 2 करोड़। टोटल जो शर्मा जी के पास प्रॉपर्टीज है वो 3.3 सीआर की है। ठीक है, 3.3 सीआर। अब
यहां पर शर्मा जी ने मॉर्गेज करना है, मॉर्गेज लिया है। इसके आगे मैं बात करूं तो यहां पर अब इस केस में प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है, तो केस कहां फाइल होगा भाई? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है तीनों गिरवी रखी हुई है मॉर्गेज में। अब कहां पर केस फाइल करें? तो केस तो वहीं फाइल होगा जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। पर क्योंकि तीन जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी है, आप देखो शिमला में, इंदौर में, दिल्ली में, तीन जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अब क्या करें साहब? अब क्या तीनों जगह अलग अलग केस फाइल करें? नहीं, ये भी उचित नहीं है। तो बोला क्या, मान लो अब ये तीनों जगह, अब यहाँ पर आप कहीं पर भी केस फाइल कर सकते हो। मान लो इंदौर में केस फाइल कर रहे हो, इन तीनों में से किसी भी जगह पर आप केस फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इंदौर चूज किया, इंदौर में केस फाइल कर रहे हो, हाँ तो याद रखना अब इंदौर में कौन सी कोर्ट में केस फाइल करोगे? सबसे लोवेस्ट। पर याद रखना अब उस कोर्ट का मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन भी होना चाहिए। कितना? कायदे से तो हम सबसे लोवेस्ट कोर्ट में ही केस फाइल करते हैं, पर क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टीज की वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ पर उस कोर्ट का मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन भी देख लेना कि क्या वो कोर्ट 3.5 करोड़ के केस को डील कर सकती है। अगर हाँ तो फिर उस कोर्ट में केस फाइल कर देना। भाई सिटी सिविल कोर्ट की तो इतनी औकात नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी 1 करोड़ रुपए से केस ज्यादा नहीं ले सकती, सॉरी 50 लाख से। उसके ऊपर फिर हम लोग हाई कोर्ट के पास जाते हैं। तो इंदौर में कहां पर केस फाइल होगा? हाई कोर्ट के पास। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद टॉपिक है सेक्शन 15। तो बहुत क्लियरली हो गया। सेक्शन 15, सॉरी 15 ने आपको बोला कहाँ कहाँ केस फाइल करोगे। ठीक है, तो वही हम लोग उसके आंसर ढूंढने निकले। तो 16 ने बोला जहां इमोबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, 16 वहां खत्म हो गया। इसके बाद 16 के बाद 17 ने हमको ये चीजें सिखाई कि अगर इमोबल प्रॉपर्टी एक से ज्यादा कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आ रही है तो आप क्या करें। तो फिर बोला गया उन तीनों में से कहीं पर भी किसी भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को आप पकड़ लो, पर याद रखना वहां पर भी आप जो केस फाइल करोगे उसका कोर्ट का भी मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन उतना होना चाहिए। एक और बात करते हैं। अब इसके बाद सेक्शन 18 की बात करते हैं। सेक्शन 18 क्या बोलता है? 18 कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्लियर नहीं है। यहाँ पे जुरिस्डिक्शन ही क्लियर नहीं है भाई। यहाँ तो 17 में अपन ने क्या पढ़ा? जुरिस्डिक्शन क्लियर है। हाँ, इंदौर में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, शिमला में सिचुएटेड है, दिल्ली में सिचुएटेड है। यहाँ पर जुरिस्डिक्शन क्लियर था, या हमें पता है। अब 18 ये कहता है कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्लियर नहीं है। एग्जाम्पल, शर्मा जी की एक प्रॉपर्टी है भोपाल इंदौर बॉर्डर पर, भोपाल इंदौर बॉर्डर पर। अब आधी प्रॉपर्टी, मान लो 50% प्रॉपर्टी इंदौर में है, 50% भोपाल में है, या भोपाल में 30% है, 70% इंदौर में है। भोपाल इंदौर बॉर्डर के बीच में देवास आ जाता है। तो अपन एक काम करते हैं, चलो थोड़ा सा चीज को छोड़ते हैं, इंदौर नीमच ले लेते हैं। इंदौर नीमच बॉर्डर पर, ठीक है। 50%, 50% या 30% या 70%। अब मॉनेटरी, अब यहाँ पे बात मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन की तो है नहीं, यहाँ पर प्रॉपर्टी का जुरिस्डिक्शन ही क्लियर नहीं है। तो अब ऐसे में केस कहाँ फाइल करें भाई? नीमच में या इंदौर में? तो बोला गया दोनों जगह पे आप कहीं पर भी केस फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इंदौर में भी केस फाइल कर सकते हो या नीमच में भी केस फाइल कर सकते हो। जहाँ कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्लियर नहीं था, इसलिए केस, पर यहाँ पर याद रखना आपको कोर्ट में जब आप केस फाइल करोगे तो वहां लिखना पड़ेगा कि जुरिस्डिक्शन इज नॉट क्लियर, दैट्स व्हाई केस फाइल इज हियर। ठीक है, वहां पर मेंशन करना पड़ेगा जुरिस्डिक्शन इज नॉट क्लियर। ठीक है, उस केस में ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। सेक्शन 19 इजी इजी से टॉपिक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरा पर्सनल नंबर आपके पास है, दिस इज़ माई पर्सनल नंबर 7999339125, प्रोफेसर पंकज माखीजा।
ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे जाते हैं। सेक्शन 19 ये कहता है किसी पर्सन के अगेंस्ट या उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। जब हमने किसी पर्सन या उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचाया तो ऐसे में क्या, तो बोलते हैं क्या कर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जहां मान लो शर्मा जी जो हैं वो रहते देवास में है। प्लेस ऑफ बिजनेस जो है ये रेसिडेंशियल है, ठीक है। प्लेस ऑफ बिजनेस जो है शर्मा जी का वो इंदौर पकड़ लेते हैं। और मान लेते हैं अभी वो ट्रेवलिंग के लिए घूमने के लिए गए, मुंबई गए। सारी चीजें एक एग्जांपल में ले रहा हूँ। रहता रेसिडेंशियल है देवास में, इंदौर के लिए अप डाउन करता है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, ट्रेवलिंग के लिए वो मुंबई गया हुआ है, कुछ गुड्स परचेज करने गया होगा। अब ऐसी सिचुएशन में शर्मा जी ने एक्सीडेंट कर दिया वर्मा जी का मुंबई में। मुंबई में शर्मा जी ने एक्टिवा से वर्मा ये अपने वर्मा जी को उड़ा दिया, एक्सीडेंट कर दिया। तो वर्मा कौन हो गया? प्लेंटिफ। अपने शर्मा जी कौन है? डिफेंडेंट। अब बात यह है कि भैया वर्मा कहां पर केस फाइल करेगा। तो बोलते हैं यहां पर केस फाइल करने का जो राइट है या तो जहां डिफेंडेंट रहता है, दैट इज रेसिडेंस, प्लेस ऑफ बिजनेस, या जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन हुआ, जहां वो घटना हुई, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। भाई रेसिडेंशियल तो देवास में भी कर सकते हो, इंदौर अपना बिजनेस तो इंदौर में है, या फिर जहां मुंबई में जहां एक्शन हुआ, जहां वो घटना हुई, जहां वो एक्सीडेंट हुआ, वहां पर केस फाइल कर सकते हो। तो याद रहे ये डिफेंडेंट के पॉइंट पे जाएगा, जहां डिफेंडेंट रहता है, ठीक है। जहां डिफेंडेंट रहता है या जहां वो प्लेस ऑफ बिजनेस है या जहां उसका कॉज ऑफ एक्शन है, वहां पर वो केस फाइल कर सकते हैं। अब ऐसा भी तो होता है कि डिफेंडेंट एक से ज्यादा है, मोर देन वन डिफेंडेंट है। अब क्या करेंगे? तो भैया जहां दोनों वर्किंग करते हो, ठीक है, कोशिश है करना, मतलब अगर एक ही सिटी में रहते हैं तो बढ़िया हो जाएगा। जहां दोनों रहते हैं, जहां दोनों का वर्किंग प्लेस है या जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। पर अब अगर हम बात करें, दोनों अलग अलग एरिया में रहते हैं, दोनों अलग अलग प्लेस पे रहते हैं, तो अब क्या करें? और दोनों अलग अलग प्लेस, बिजनेस प्लेस भी अलग अलग है। तो फिर बोला गया इन दोनों की कंसेंट से, जहां इन दोनों को सोलियत हो वहां पर आप केस फाइल कर दो। इन दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से आप क्या कर सकते हो? केस फाइल कर सकते हो। मीन जहां दोनों को प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़े, सेक्शन 20। इनके अलावा कोई भी केस है तो वो केस वहीं फाइल होगा जहां डिफेंडेंट रहता है। इसने भी यही बोला कि अदर देन मूवेबल और इमूवेबल की बात करें, प्रॉपर्टी को छोड़कर कोई भी केसेस आते हैं, अदर केसेस, वो भी कहां पर फाइल होंगे? तो जहां डिफेंडेंट रिसाइड करता है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, या फिर बोलो फटाफट जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। क्लियर है? तो ऐसी जगह पर आप केस फाइल कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे सेट ऑफ काउंटर क्लेम एंड इक्विटेबल सेट ऑफ। सबसे अच्छा है सेट ऑफ पढ़ लेते हैं। पहले पहला पॉइंट क्या है? सेट ऑफ। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो मनी रिकवरी का केस है। शर्मा जी जो हैं वो वर्मा जी पर केस फाइल किए, ये कोर्ट है।
यहाँ पर केस फाइल हुआ, शर्मा ने केस फाइल किया, 1 लाख रुपीज रिकवर करना है। ठीक है। अब डिफेंडेंट अपना डिफेंस देगा। शर्मा ने तो स्टेटमेंट ऑफ प्लेंट दिया, उसमें बोला मुझे 1 लाख रुपए वर्मा से लेना है। डिफेंडेंट अपने डिफेंस में देगा। इवन वर्मा सेट ऑफ के लिए भी बोल सकता है कि भैया यहाँ पर क्लेम कर सकता है, अगर उसे भी प्लेंटिफ से कोई अमाउंट लेना है, वर्मा को भी अगर शर्मा से कोई पैसा लेना है जो शर्मा उसे नहीं दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर डिफेंडेंट को भी कोई अमाउंट प्लेंटिफ से लेना है जो प्लेंटिफ उसे नहीं दे रहा है, तो वो सेट ऑफ क्लेम कर सकता है। वो क्या कर सकता है, कोर्ट में बोल सकता है मुझे सेट ऑफ क्लेम करना है। क्या करना है, मुझे सेट ऑफ क्लेम करना है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, शर्मा जी को 1 लाख लेना है, वर्मा जी को 60,000 लेने हैं। तो वर्मा जी ये बोल सकते हैं कि मुझे इससे 60,000 लेने, ये मेरे 60,000 नहीं दे रहा है, तो मुझे वो सेट ऑफ क्लेम करना है। बट याद रखना ये जो अमाउंट है ये फिक्स्ड होना चाहिए, प्री डिटरमाइन होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि मुझे इतना लेना है, हवाओं में नहीं होना चाहिए, ये फिक्स्ड होना चाहिए, प्री डिटरमाइन राशि होना चाहिए। मीन और ये लीगली रिकवरेबल हो, ऐसा नहीं जुआ हुआ की पेमेंट हो, ये अमाउंट लीगली रिकवरेबल हो। जो सेट ऑफ आप क्लेम कर रहे हो ना, सेट ऑफ डिफेंडेंट क्लेम करता है, तो वो अमाउंट याद रखना वो फिक्स्ड हो, दूसरा वो लीगली रिकवरेबल हो, तो आप सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो। कोर्ट रिमेनिंग 40,000 का क्या दे देगा, डिसीजन दे देगा। याद रखना जब आप सेट ऑफ क्लेम करते हो दैट मीन्स आपने प्लेंटिफ के क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया। आपने मान लिया कि हाँ मुझ पे शर्मा 1 लाख रुपए मांगता है, आपने ये बात मान ली। तो जब आप सेट ऑफ क्लेम करते हो तो आप प्लेंटिफ के क्लेम को एक्सेप्ट कर लेते हो, ऐसा मान लिया जाता है। मतलब यहाँ पर आपने जो 60,000 का क्लेम किया, वो आपने मान, अब यहाँ पे आपने 60,000 रुपए का क्लेम किया, मतलब आपने ये मान लिया कि हाँ 1 लाख रुपए तो देने लेकिन 60,000 लेने भी हैं। ये क्लियर है। एक होता है काउंटर क्लेम। सेट ऑफ समझना है क्या अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे काउंटर क्लेम। सेट ऑफ क्या था, मेरे साथ बोलो। प्लेंटिफ को अगर कोई अमाउंट, मनी रिकवरी का कैसे, प्लेंटिफ को अगर कोई व्यक्ति पैसे नहीं दे रहा तो उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। वो कोर्ट जाएगा और जाकर कहेगा मुझे इससे पैसे लेने। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति को भी आपसे कुछ, डिफेंडेंट को भी कुछ आपसे पैसे लेने हैं, तो वो व्यक्ति सेट ऑफ क्लेम कर सकता है। और जैसे ही आपने सेट ऑफ क्लेम किया दैट मीन्स आप, हम ये मान लेते हैं कि आपने हाँ 1 लाख रुपए की चीज मान ली कि हाँ 1 लाख रुपए आपको देना है। इसके बाद है काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम में क्या होता है, काउंटर क्लेम में प्लेंटिफ क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करता। भाई शर्मा ने वर्मा पर केस किया, 1 लाख रुपए का केस किया ना, वर्मा जी ने डिनाई कर दिया, कोई 1 लाख रुपए मैं इसके ऊपर नहीं मांगता। फॉर एग्जाम्पल, चलिए आइए मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं। शर्मा जी ने वर्मा जी को, शर्मा जी से एक्सीडेंट हो गया था, वर्मा जी का याद है, एक्टिवा से उड़ा दिया था, उड़ा दिया। अब शर्मा ने यहाँ पर वर्मा जी गए कोर्ट, भाई इनके कोर्ट जाकर 1.5 लाख रुपए का केस फाइल किया कि मुझे 1.5 लाख रुपए की इंजरी हुई है, मुझे इससे 1.5 लाख रुपए दिलाओ। पर ये अब शर्मा से पूछा गया भैया ये तेरे चक्कर में ये जो इंजरी हुई है, इसको 1.5 लाख दे, तो शर्मा ने डिनाई कर दिया। शर्मा ने उल्टा बोला, क्या बोला, शर्मा ने उल्टा ही केस कर दिया, किसके ऊपर, वर्मा के ऊपर, कि ये रॉन्ग साइड में आया और इसके कारण मेरी कार में 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अपन एक्टिवा हटा के अभी कार ले लेते हैं। तो काउंटर क्लेम मतलब क्लेम अगेंस्ट क्लेम, मतलब सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि आपको पैसे देना, उल्टा वो आपके ऊपर ही क्लेम कर रहा है कि मुझे उल्टा लेने हैं। इसमें सामने वाला, आप आरोप लगा रहे हो कि मतलब इससे मुझे पैसा लेना है, और वो सामने वाला अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बिना वो आपके ऊपर उल्टा आरोप लगा रहा है, ब्लेम कर रहा है कि नहीं मुझे लेना है। समझ में आया। ये होता है काउंटर क्लेम, क्लेम अगेंस्ट क्लेम। एक होता है इक्विटेबल सेट ऑफ। देखो इक्विटेबल सेट ऑफ क्या होता है, इक्विटेबल सेट ऑफ मेड इन इंडिया है। अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है। ठीक है। इंग्लैंड में इक्विटेबल सेट ऑफ नहीं होता, इंग्लैंड के अंदर इस टर्म को यूज ही नहीं होता, ये इक्विटेबल सेट ऑफ वहां होता ही नहीं है।
ठीक है। जैसे शर्मा एमपी में सोया बीन का सोयाबीन कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, कल्टीवेटर है, सोयाबीन उगाते हैं। तो शर्मा जी एमपी में सोयाबीन उगाते हैं और भल्ला जी जो हैं अपने, अब ये हरियाणा में राइस का कल्टीवेशन करते हैं। अब शर्मा ने भल्ला जी को सोया दी, कितने, 100 kg, और भल्ला जी ने इनको राइस दिए 70 kg। मतलब ट्रांजैक्शन तो एक है पर अमाउंट नहीं है। यहाँ पर अमाउंट सर्टन, यहाँ पर अमाउंट सर्टन नहीं है, अमाउंट अनसर्टन है। ट्रांजैक्शन तो एक है लेकिन अमाउंट अनसर्टन है। तो ऐसी सिचुएशन में शर्मा जी क्या बोल रहे हैं, शर्मा जी ने सोया और भल्ला जी ने चावल भेजे। अब शर्मा जी बोल रहे हैं कि चावल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। शर्मा क्या ब्लेम कर रहा है, शर्मा ब्लेम कर रहा है कि भैया जो राइस है ना, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसकी क्वालिटी पुअर है। मुझे मुझे मेरे सोया के पैसे दिलवाओ, मुझे क्या दिलवाओ। शर्मा ने क्या बोला कोर्ट से कि मुझे मनी दिलवाओ अगेंस्ट सोया, मुझे इसके चावल नहीं चाहिए, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। शर्मा ने केस फाइल किया, शर्मा सोया के पैसे मांग रहा है। ठीक है। अब वर्मा जी अब यहाँ पर वर्मा जी को चावल, वो बोला मुझे इस चावल नहीं चाहिए, मुझे तो पैसे चाहिए। अब यहाँ अमाउंट तो फिक्स नहीं है, तो यहाँ यूज होगी टर्म इक्विटेबल सेट ऑफ। ठीक है, कोर्ट यहाँ पर यूज करेगा टर्म इक्विटेबल सेट ऑफ। मीन्स मार्केट से पता लगाएगा कि उस सोया की कीमत कितनी है और उस हिसाब से वो अपने डिसीजन कास्ट करेगा। क्लियर हुआ। जो अमाउंट अनसर्टन होता है वहां पर हम लोग क्लेम क्या करते हैं, इक्विटेबल सेट ऑफ। थोड़ा सा आगे जाए। एक होता है टेम्पररी इंजेक्शंस और इंट्रोडक्टरी ऑर्डर्स। टेम्पररी इंजेक्शंस एंड इंट्रो इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। चलो मैं बात बताता हूँ। प्लेंटिफ को ये लग रहा है कि जिस सब्जेक्ट मैटर पे केस फाइल किया, भाई प्लेंटिफ अपने कौन है, शर्मा जी है ना। प्लेंटिफ को ऐसा लग रहा है कि जिस सब्जेक्ट मैटर पर मैंने क्या किया है, केस फाइल किया है, जिस सब्जेक्ट मैटर पर केस फाइल किया है, डिफेंडेंट जो है ना, सब्जेक्ट मैटर मान लो प्रॉपर्टी है, जो डिफेंडेंट है ना, ये इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा या बेच देगा या उसे नुकसान पहुंचा देगा। क्या कर देगा, सेल कर देगा या उसे डिस्पोज ऑफ कर देगा। क्या कर देगा, नुकसान पहुंचा सकता है। समझ में आ रहा है। तो प्लेंटिफ कोर्ट से, या कई बार ऐसा भी होता है ना, डिफेंडेंट धमकी दे देता, अच्छा बेटा तू मुझ पे केस करेगा, अब ये प्रॉपर्टी मेरी मेरी नहीं हुई तो मैं तेरी भी नहीं होने दूंगा। बोलते हैं ना ऐसे, मेरी नहीं हुई तो मैं तेरी भी ये प्रॉपर्टी नहीं होने दूंगा। कैसे तू कोर्ट से वसूल करता है, चल मैं भी देखता हूँ, प्रॉपर्टी को ही जला दूंगा मैं तो। प्लेंटिफ कोर्ट में रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंडेंट जो है वो इस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, लॉस पहुंचा सकता है, तो प्लीज इस प्रॉपर्टी की टेक केयर की जाए। तो यहाँ पर कोर्ट जो है ना वो इंजंक्शन इशू कर सकता है। इंजंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फटाफट बोलो। रेस्ट्रिक्टिंग अ पर्सन डूइंग समथिंग टू डू, नॉट टू डू। हम उस व्यक्ति को ऐसा करने से, रेस्ट्रिक्टिंग अ पर्सन डूइंग समथिंग, जो वो कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए था,
उसको रोका जाता है। इंजंक्शन मतलब हम किसी व्यक्ति को रोकते हैं। यहाँ पर कोर्ट क्या कर देगा, इंजंक्शन इशू करके उस सामने वाले व्यक्ति डिफेंडेंट को ऐसा करने से रोक सकता है। वो कह सकता है कि डिफेंडेंट तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना। रिस्ट्रिक्टिंग अ पर्सन डूइंग समथिंग टू डू नॉट टू डू, भैया उस व्यक्ति को जो ऐसा कुछ कर सकता है उस पर टेम्पररी इंजेक्शन इशू करके कोर्ट उसे रोक सकता है। इंजेक्शन को हम स्टे भी बोलते हैं, रोकना। कोर्ट टेम्पररी इंजेक्शन इशू करता है इस बात के लिए कि प्रॉपर्टी, ताकि आप उसे सेल ना कर पाओ। डिफेंडेंट जो है ना, डिफेंडेंट और अच्छा दोनों के अगेंस्ट हो सकते हैं। डिफेंडेंट को ऐसा लग रहा है कि प्लेंटिफ कुछ गलत कर देगा, तो डिफेंडेंट कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है, या प्लेंटिफ इवन प्लेंटिफ कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में इस बात के लिए तो प्रॉपर किस बात के लिए, डिफेंडेंट या प्लेंटिफ अब इंजंक्शन इशू कर रहा है, कौन इशू कर रहा है, कोर्ट। तो कोर्ट जो है ना वो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को ये बोल देगा कि आप इस प्रॉपर्टी को सेल, लॉस या किसी भी तरह का इसका डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे, ठीक है। तो इसके लिए वो इंजंक्शन इशू कर सकता है। तो ऐसे केसेस में कोर्ट प्लेंटिफ या डिफेंडेंट दोनों पार्टीज के ऊपर इंजंक्शन ये लगा सकता है कि किसी भी कहने, अच्छा किसी के भी कहने पर इंजंक्शन इशू हो सकता है, तो प्लेंटिफ के या डिफेंडेंट के कहने पर। और किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस चल रहा है उस पर इंजंक्शन इशू होगा ना, तो उस प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुंचाना, कोर्ट टेम्पररी इंजंक्शन इशू कर सकता है। जैसे डिफेंडेंट ने धमकी दी कि वो प्रॉपर्टी को रिवोक कर देगा, मतलब डिस्पोज ऑफ कर सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या कर देगा, उसके ऊपर इंजंक्शन लगा देगा कि आपको ऐसा कुछ करना नहीं है। एक होता है इंट्रोडक्टरी ऑर्डर्स। आज के डे का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्टरी ऑर्डर्स। इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स ये क्या होता है, मीन्स पावर टू इंट्रीम सेल। इसे हम क्या बोलते हैं, पावर टू इंट्रीम सेल। ये बहुत जरूरी भी है। एग्जाम्पल, शर्मा जी नागपुर से संतरे की ट्रक लेकर आए, है ना। उन्हें मंगवाई ऑरेंज का एक पूरा कंटेनर, एक ट्रक लोड करवा के इंदौर लेकर आए। कहां पर लेकर आए, नागपुर टू इंदौर। अब यहां पर जो टेम्पो वाला है, जो ट्रक वाला है, वो पैसे नहीं, मतलब वो संतरे नहीं दे रहा। मतलब यहाँ पे शर्मा जी ने नागपुर से संतरे मंगवाए। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जो संतरे लेकर आया तो संतरे इंदौर लेकर आए गए, और यहाँ पर अब वो जो दुकान वाला है, मतलब जो टेम्पो वाला है, वो संतरे दे नहीं रहा है। अब कोर्ट गए तो कोर्ट का डिसीजन आने में तो समय लगेगा, जब तक तो संतरे खराब हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में, मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको ले, जो कि पेरिशेबल नेचर की, कौन से नेचर की है, पेरिशेबल नेचर की है, तो ऐसी प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट इंटरिम सेल का ऑर्डर दे सकता है। मीन्स कोर्ट इंट्रोडक्टरी ऑर्डर इशू कर सकता है ऐसी प्रॉपर्टी जो पेरिशेबल नेचर की है। अब डिसीजन आने में तो समय लगेगा, तो कोर्ट ये बोल देगा पहले इस प्रॉपर्टी को बेचो, और जो पैसा होगा वो पैसा, वो मनी, वो आप कोर्ट में जमा करो। वो कोर्ट में आप क्या करोगे, डिपॉजिट करो, और फिर हम आपके केस को सुनेंगे, और जो सही होगा उसे वो प्रॉपर्टी, मतलब वो मनी दे दी जाएगी, ताकि वो जो गुड्स है ना वो इस नेचर का है जो नेचुरली खराब हो जाएगा, पेरिशेबल नेचर का है। तो इसलिए हम क्या कर देता है, कोर्ट यहाँ पर इंट्रोडक्टरी ऑर्डर्स इशू करके उसे इंटरिम सेल, मतलब उसे डिसीजन देने से पहले ये बोल देगा कि इसे बेचो, और बेचने के बाद जो पैसा है वो कोर्ट में जमा कर दो, और फिर हम ये देखेंगे कि वो प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार है। क्लियर है। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को बहुत अच्छे से। आज के लिए यहाँ पे टॉपिक खत्म करते हैं, बस एक लास्ट टॉपिक बचा है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 4 हम लोग लेंगे कल से। चलिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, शब्बा खैर, और अच्छा दिन जाए।